नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका टीएनएस लाइब्रेरी में। आज एक और किताब हम लेके आए हैं और उस पे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे। रज़ा खान हमें समझाएंगे कि वो किताब में क्या है और हमें क्यों वो जानना ज़रूरी है। तो बिना देर किए हुए, बिना समय गंवाए हुए हम सीधे चलते हैं रज़ा के पास। रज़ा भाई, बहुत-बहुत स्वागत है। और रज़ा खान का परिचय ये है कि एक ये बहुत बड़े कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं। दुनिया को सिखाते हैं कि कैसे बात करनी चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे कम्युनिकेट करें जो इफ़ेक्टिवली हो और जो लिखने वाला उसके फ़ेवर में हो जाए। ये इनकी खूबी है, तो इसलिए इनको हम कम्युनिकेशन एक्सपर्ट कह रहे हैं। और पढ़ाकू तो है ही, वो तो उनको आपको शक्ल से देख के लग रहा होगा। तो रज़ा जी, आज कौन-सी किताब लेके आए हैं आप? तो नीरज जी नमस्कार। आपके दर्शकों का भी बहुत-बहुत अभिवादन है। और आज जो एक बुक लेके आए हैं नीरज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। ये एक जो मार्केट के इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस में जो ट्रेडर होते हैं, बहुत ही फेमस ट्रेडर हैं, माइकल लुइस साहब थे। हुँ, और मैं इनका डिटेल आपको बताऊँगा। ये किताब कहलाती है लायर्स पोकर। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, ये सोलोमन ब्रदर्स करके एक कंपनी होती थी, बहुत ही फेमस बॉन्ड की हुँ, कंपनी होती थी। बॉन्ड के वो एक्सपर्ट होते थे। ये कंपनी जो थी, वर्ल्ड लीडर होती थी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, बॉन्ड्स में। तो वहाँ पे ये काम करते थे। तो ये जो इस बुक में उन्होंने वहाँ की फिलॉसफी, कल्चर कैसे होता था, क्या चलता था, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस कैसे ऑपरेट करता था, तो उन्होंने जब वहाँ पे काम किया था, उसके हुँ, बारे में पूरा बताया हुआ है। और माइकल लुइस साहब की दूसरी यानी उनके फ़ेवर की बात ये है कि इसमें आप देखिएगा, द बिग शॉर्ट करके आप जो स्क्रीन में दिखा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है, बिग हुँ, शॉर्ट जो मूवी बनी है, हुँ। वो मूवी बनी थी बिग शॉर्ट किताब पे। बिग शॉर्ट किताब लिखी थी माइकल लुइस साहब ने। वाह! जी हाँ, क्या बिग 2008 शॉट में में तो अभी रिसेंटली देखी है, दोबारा से? हाँ जी। और देखिए बिग नीरज जी, शॉट। हम तो डिस्कस कर चुके हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था पिछले पहले भी आपके पॉडकास्ट में मैंने बताया था कि भाई मैं तो वो कम से कम 8 से 10 बार वो मूवी देख चुका हूँ। हुँ, और इस वाली बुक में लायर्स पोकर में एक जो मेंशन है, एक स्टोरी जो हम आगे कवर करेंगे, उसमें भी इनका जो मेंशन हुआ है, यानी जो इन्होंने बोली है इस किताब में, इस किताब में जो बातें बोली हैं, वो हुँ। उस मूवी में फिर से दिखाई गई है, बिग शॉट मूवी में। तो विदाउट वेस्टिंग हाँ। मच टाइम हम अच्छा, आगे। ये किताब भी रियलिटी पे है, सच्चाई पे है कि इसे इसके नाम से लग रहा है लायर्स पोकर, मतलब पोकर भी और लायर्स भी है, तो मतलब फिक्शन तो नहीं है ये? नहीं, 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 नीरज जी, बिल्कुल अपनी एक चीज़ ये है कि हम जितनी भी बुक अपने रिव्यू के लिए ले रहे हैं, पूरी की पूरी फैक्ट पे ले रहे हैं। फिक्शन में ज़्यादा मज़ा नहीं, जब तक फैक्ट ना हो तब तक उसमें स्टोरी में दम नहीं आता, मज़ा नहीं आता है। तो हम तो हुँ, फैक्ट वाली ही बुक लेंगे। और लायर्स पोकर का बेसिकली ये है, इन्होंने इन अ वे बताया हुआ है कि जैसे पोकर बिज़नेस में बोलते हैं ना कि भाई सामने वाले को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या कर रहे हैं, आप क्या नहीं कर रहे हैं, आपके फेस पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आता, कुछ भी नहीं होता है। इस टाइप का आप जनरली खेलते हैं। इसमें हुँ, उन्होंने ब्लंटली बिल्कुल बता दिया है कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस कैसे वहाँ पे ग्रीड चलता है, वहाँ पे गंदगी चलती है, मिस सेलिंग चलती है, जो बिल्कुल यानी पॉज़िटिव तो बहुत ही कम है इन्होंने लिखा हुआ है। उसमें बोला कि भाई जो-जो गंदगी चलती है, पूरी उन्होंने पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और बॉन्ड ट्रेडिंग, ये जो ट्रेडिंग बिज़नेस में होता है, जो ट्रेडर्स वाले बिज़नेस में होता है, वो पूरा इसमें मतलब बता दिया है। तो असली मिस सेलिंग तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में होती है, बेचारे वो सेल्समैन बदनाम हैं। लेकिन तो रियल मिस सेलिंग तो यहाँ पे है। जी हाँ, तो स्टार्ट करते हैं। और वो एग्ज़ाम्पल भी मैं आपको बताऊँगा, मिस सेलिंग वाला जो एग्ज़ाम्पल है वो भी बताऊँगा, इनके साथ पर्सनली हुआ है और बहुत इनकी लर्निंग हुई थी। हुँ, सो जैसे इसकी बुक की स्टार्टिंग में उन्होंने बताया कि एक इन्विटेशन आया था माइकल लुइस साहब को। उनकी हुँ, सिस्टर एक जर्मन बैरन थे, उनके साथ में शादी हुई थी, तो इनको इन्विटेशन मिला कि भाई क्वीन ऑफ लंदन के साथ में डिनर है। तो ये बड़े हुँ, खुश होके गए, भाई चलिए चलते हैं वहाँ पे। पता चला वहाँ पे 700 से 800 जो इंश्योरेंस एजेंट्स थे, उनका हुँ, लंच था क्वीन के साथ। तो क्वीन मदर वहाँ पे सिर्फ़ मुँह दिखाने आई थी वहाँ पे अपने, और ये चले गए थे वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ देखिए, जो फेट जो होता है ना कि किस्मत का खेल, वहाँ हुँ, पे सोलोमन ब्रदर्स के 2 मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनके बीच में इनको सीट मिल गई बैठने के लिए। और बिल्कुल यंग कॉलेज से निकले हुए ग्रेजुएट थे, 21 साल के, और हैंडसम हुँ, बड़े अच्छे दिखते थे ये। और बिल्कुल वो नन्हे-मुन्ने से बच्चे होते हैं ना अच्छे वाले, तो ऐसे कॉलेज से निकले वाले बंदे थे ये। तो वहाँ पे वो जो लेडीज़ थी बड़ी सीनियर, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी 2 वाइफ्स थी। तो उनके बीच में गप मारते-वारते, बात करते-करते उनको इनको बहुत पसंद, यानी ये इनको पसंद आ गए थे उनको, लेडीज़ को। तो उन्होंने बोला कि क्या करते बच्चे, तुम क्या करना है आगे, कैसे करना है? तो उन्होंने बोला कि मेरा इंटरेस्ट है फाइनेंशियल सेक्टर में, कर रहा हूँ, मैंने बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटी से कोर्स किया है, डिग्री की है। तो बोले सोलमन ब्रदर्स में नौकरी करोगे? तो हुँ, वो तो बड़ा बहुत ही ड्रीम होता था। हुँ। तो ये भी खिलाड़ी थे, बचपन से स्मार्ट थे। तो इन्होंने उनकी ईगो को भी मार दिया। उन्होंने बोला कि आप करवा सकते हैं क्या? इनको अच्छा। पता था कि वो मैनेजिंग, हाँ, तो उन्होंने बोला आप करवा सकते हैं क्या? फिर तो ईगो पे बात आ गई।
थोड़े दिन हाँ, में ये हुआ नीरज जी कि ये घर गए हैं, थोड़े दिन में इनको कॉल आ गया सोलोमन ब्रदर्स से कि भैया आप इंटरव्यू के लिए आइए। अच्छा, इंटरव्यू इंटरव्यू हो गया, सब चीज़ हो गई। हुँ, उस समय इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पीक पे चलता था नीरज जी। हुँ, तो लोगों को ऐसे नौकरी मिलती नहीं थी और जो कंपनीज़ होती थी आपको जॉब ऑफर नहीं करती थी, आपको माँगना पड़ता था। तो ओके, जब ये 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, इंटरव्यू हो गया, कॉल ही नहीं आ रहा, कॉल ही नहीं आ रहा, तो फिर इनको एक इनके फ्रेंड ने सलाह दी कि बोला कि भाई साहब जिसने आपका इंटरव्यू लिया है उनको कॉल करिए, बोलिए कि आई एक्सेप्ट योर ऑफर। ऑफर नहीं आया हुँ, है आपको, लेकिन आप बोलिए, क्योंकि हुँ, वो आपको फ़ोन करके नहीं बोलेंगे कि हम आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं। ओके, जी हाँ, तो बिल्कुल इस टाइप का माहौल चल रहा था उस समय। तो इन्होंने फिर फ़ोन किया, एग्री किया वहाँ पे जॉब के लिए, और जब जॉब वॉब मिली तो फिर उन्होंने सोलन ब्रदर्स में अपना काम करना चालू किया। तो इसमें आगे जो अगला चैप्टर है उसमें लर्न टू लव योर कॉर्पोरेट कल्चर जो है उसमें अपने बात करेंगे कि कैसे वहाँ पे हुँ, जो सोलमन ब्रदर्स था नीरज जी, वो हुँ, बॉन्ड की ट्रेडिंग वाला जो बिज़नेस होता है, उसका बेताज बादशाह था। सोलमन ब्रदर्स यानी उनका बिल्कुल 70-80% मार्केट शेयर चलता था। बाकी दूसरे लोग भी थे, गोल्डमैन सैक्स और ये मॉर्गन स्टैनली, ये सब होते थे, लेकिन उनका बॉन्ड में नहीं था। वो दूसरे हुँ, इक्विटीज़ में थे, बॉन्ड में इनका बड़ा तगड़ा चलता था। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें इन्होंने बताई है कॉर्पोरेट कल्चर वाली चैप्टर में कि इक्विटीज़ ट्रेडिंग जो कि बिल्कुल हॉट शॉट माना जाता है। बोले हुँ, सॉल्मन ब्रदर्स में उनको तो बिल्कुल यानी वो होता है ना नीचे तबके का ऐसा माना जाता था। इक्विटीज़ ट्रेडिंग में जो होता था उनको भाव ही नहीं दिया जाता था। और ये हुँ, इनकी मोनोपोली क्योंकि बॉन्ड ट्रेडिंग में होती थी। तो आगे जो एक इसी कल्चर के बारे में जनरली बताया कि बहुत मस्ती होती थी और ये लोग तो ट्रेनिंग वाले में जाते थे वहाँ पे। तो अगला हुँ, चैप्टर जो है वहाँ पे एडल्ट एजुकेशन है। उस हुँ, एडल्ट एजुकेशन वाले चैप्टर में इनकी ट्रेनिंग जो होती थी उसके बारे में उन्होंने बताया है कि कैसे वहाँ पे जो ट्रेनर होते थे उन्होंने तो वर्ड भी यूज़ किया है कि हम ट्रेनर जो ट्रेनिंग वाले जाते थे, ट्रेनी, हम तो फ्री लोडर होते थे। हुँ, 200-300 ट्रेनी जाते थे और वहाँ पे हर रोज़ इनकी ट्रेनिंग होती थी। बड़े-बड़े ट्रेडर, इन्वेस्टमेंट बैंकर आके इनको क्लासेस लेते थे और बोले इतने बदमाश होते थे, जितने भी स्टूडेंट थे यानी जो ट्रेनी थे, वो पीछे हुँ, बैठ के होते थे। जो कॉलेज में एक्चुअल में जो सीन होता है नीरज जी, वो सब होता था कि हवाई जहाज बना के फेंक रहे हैं, वो कागज़ का फुग्गा बना के, गुब्बारा बना कर के टीचर को फेंक रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। वो बोले इस टाइप के माहौल होता था वहाँ पे। बहुत हुँ, बदमाशी करते थे ये लोग। खा रहे हैं, बिल्कुल खाना फ्री वहाँ पे, हाँ, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बर्गर ला रहे हैं, खा रहे हैं, पूरा का पूरा बिल्कुल ये फुल मस्ती चलती थी। और जो ट्रेडर होते थे, हुँ, वहाँ पे ऑफ़िस में जो ट्रेडर होते थे, वहाँ के वो जेम्स बॉन्ड होते थे वो लोग। क्योंकि 2 कैटेगरी होती थी, एक ट्रेडर्स की जो ट्रेड करते थे, ट्रेडिंग प्लेस करते थे, खरीदी-बिक्री का काम, और दूसरे हुँ, होते थे सेल्समैन। सेल्समैन हुँ, कौन हुए? जो बड़ी-बड़ी कंपनियों के पैसे लगा कर के, पैसे लेकर के हुँ, उनके उनके बॉन्ड का जो इश्यू लेकर आ रहे हैं, तो वो जो बाहर के आउटसाइडर्स से डील करते थे, इंस्टीट्यूशन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स उनसे डील करते थे, वो सेल्समैन होते थे। धंधा हुँ, वो लाते थे, लेकिन जेम्स बॉन्ड होते थे ट्रेडर्स, क्योंकि ये ट्रेडर्स, ट्रेडिंग करके कमा रहे थे। जी हाँ, क्योंकि कमीशन पूरा यहाँ से आ रही है, ट्रेडिंग से आ रही है। हुँ, इसलिए सेल्समैन की भी जो कमीशन और बोनस होता था, वो ट्रेडर डिसाइड करता था, वो लेवल था वहाँ पे। ओके, वेरी जी, नाइस। बहुत मोटा था और इसीलिए ये बताते हैं कि अभी जो ट्रेडर-वोडर होते थे, वो तो बिल्कुल इसीलिए इसका पैसे की नाम एडल्ट एजुकेशन रखा गया। हाँ जी, वहाँ पे पूरा इन लोगों की एजुकेशन हुई भी भैया, ट्रेनिंग होती थी, एजुकेशन होती थी और हुँ, फुल वहाँ से वो बॉयज़ टू मेन होते थे ना, वहाँ से ट्रेनिंग होने के बाद में फिर ट्रेडिंग में और सेल्स बिज़नेस में आते थे। ओके, जी हाँ, तो अगले चैप्टर पे अपने चलते हैं नीरज जी, वो ब्रदरहुड ऑफ फूड्स करके एक जो है। हुँ, तो इस चैप्टर में बेसिकली इन्होंने बताया कि कैसे बदमाशी भी बड़ी मस्ती होती थी वहाँ पे। तो जैसे हुँ, एक लड़का था वहाँ पे, उसने क्या किया था एक बार वहाँ पे तो जो ट्रेडर होते थे, मैंने जैसे बताया कि बिल्कुल राजाओं की तरह रहते थे। तो जो ट्रेनी होते थे, पानी लाना, चाय लाना, जो होता है ना क्रिकेट ग्राउंड में आपका जो 15th-16th प्लेयर है, सामान लेके जा रहा है, खाने के लिए लेके जा रहा है, प्रिंट आउट लेके आ रहा है, उनका फोटोकॉपी करवा रहा है, फैक्स कर रहा है। तो वो सब हुँ, काम करते थे। तो एक लड़के ने क्या किया था वहाँ पे, वो उसके सीनियर्स ने बोला कि भाई बर्गर-वर्गर लेके आओ। वो लेके आ गया, स्मार्टनेस में क्या हुआ, उसने जो कैंटीन वाला था उसको पैसे नहीं दिए। हुँ, तो जब उसको पैसे नहीं दिए तो गलती उसने ये की कि आकर के अपने सीनियर को बता दिया कि यार मैंने तो आज बेवकूफ़ बनाया, पैसे भी नहीं दिए, बर्गर लेके आ गया आप लोगों के लिए। हुँ, आप सोचिए कि कितनी मस्ती, कितनी बदमाशी होती थी वहाँ पे। हुँ, मैनेजिंग डायरेक्टर भी इन्वॉल्व थे इस बदमाशी में। ओके, वो लड़का अगले दिन आया, उसके सीट पे बैठा, उसको फ़ोन आया कि भाई हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन से बोल रहे हैं। हुँ, हमें पता चला है कि आपने कुछ गलत काम किया हुआ है। आपने कुछ कैंटीन में कुछ यानी गलत काम बर्गर करके की कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड किया है आपने कैंटीन से। ओ तेरी लड़के की हालत खराब।
उसके बाद में इसका इसका जो मैनेजर होता था लड़के का, उसने उसको बुलाया, बोला कि यार ये तो बड़ा सीरियस का केस हो गया है, एसईसी ने हमको क्वेश्चन वोश्चन भेजा है, हमको कॉल किया है, आपको देखना पड़ेगा। उतने में फिर मैनेजिंग डायरेक्टर साहब के यहाँ से कॉल आया कि भाई इनको भेजिए। वो वहां पे गए, हिलते डुलते घबराते हुए, ट्रेनी लड़का बेचारा, आप सोचिए नया नया नौकरी में आया हुआ है। वहां पे मैनेजर ने उसको, वो जो उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उसने बोला आपने बहुत गलत किया है, ये तो हम लोग को कंप्लायंस इशू हो गया है, आपने 4-5 बर्गर बिना पैसे दे ले लिया है। तो लड़का परेशान हो गया, बोला आपको तो भरपाई करनी पड़ेगी, हम लोग को नोटिस करना पड़ेगा, जाके एसीसी की नोटिस का जवाब देना पड़ेगा। और उसके बाद में वो लड़का बाहर निकला तो पूरा का पूरा जो वहां का फ्लोर होता है, खड़े होके हंस रहा है, ताली बजा रहा। आप सोचिए, एम्बैरेसमेंट सोचिए उस बंदे की, प्रैंक कि कर उसको दिया एकदम। ताली बजा रहे, हाँ हाँ हाँ, उसके मजे ले रहे हैं सब के सब वहां पे। तो बोले, एग्जाम्पल ऑथर ने, माइकल लुइस साहब ने ये दिया हुआ है कि भाई इस टाइप की बदमाशी चलती थी वहां पे, यानी काम तो चलता ही चलता, बदमाशी भी चलती थी। और दूसरा, इस टाइम पे एक और चीज हुई थी नीरज जी, यहाँ पे क्या हुआ था कि सरकार ने बॉन्ड, जो होम मॉर्टगेज होता था, उसको, एक तो होता था आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड होते थे, उसकी ट्रेडिंग करते थे सॉलमन ब्रदर्स वाले, एक होता था गवर्नमेंट की बॉन्ड, ये दोनों मेन बिजनेस होते थे। फिर वहां पे क्या हुआ, एक होम लोन्स को गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइज करने के लिए वहां पे उन्होंने बेनिफिट देना चालू किया। तो जस्ट कुछ डेटा आपको मैं बताता हूँ कि जो होम मॉर्टगेज जो होता था, वो 1950s में जनरली $55 बिलियन, $55 बिलियन का होता था। ये 1976 में, 20 साल 25 साल में $700 बिलियन पे पहुंच गया। 1976 में $700 बिलियन, 1980 में $1.2 ट्रिलियन पे होम मॉर्टगेज का बिजनेस पहुंच गया था यूएस में, क्योंकि गवर्नमेंट ने पुश किया था उसको। जी हाँ। और इसके चलते वहां पे क्या हुआ, एक मॉर्टगेज, इन्होंने होम मॉर्टगेज जो बॉन्ड है, तो सॉलमन ब्रदर इज बेसिकली क्रेडिटेड फॉर दैट, इन्होंने होम मॉर्टगेज जो थे उसके बॉन्ड बनाए। बहुत सारे मॉर्टगेज को लेकर के उन्होंने उसका बॉन्ड बनाया और उसको मार्केट में ऑफलोड करना चालू किया। तो इसका फायदा कैसे होता था नीरज जी, मॉर्टगेज जो बैंक ने दिया है लोन, वो पूरा आपने जमा कर लिया, उसका बॉन्ड बनाया और आपने उसको बेचना चालू किया, बैंक्स को ही और मार्केट्स को। लेकिन जब आपने मॉर्गेज का बॉन्ड बनाया और बैंक से खरीदा, तो बैंक को जो लोन दिया हुआ है बैंक ने, बैंक को उसके पैसे वापस मिल गए। करेक्ट। बैंक को पैसे मिल गए, वो फिर से नया मॉर्गेज दिया उन्होंने। अब आप देख रहे हैं कि कैसे उसी पैसे को रोल ओवर कर करके आप नए लोन देते जा रहे हैं, उसका मॉर्गेज का बॉन्ड बना रहे हैं और बॉन्ड को मार्केट में बेच रहे हैं। दिस इज हाउ द मार्केट ग्रिप। सिक्योरिटाइजेशन कहते हैं इसको। बिल्कुल एग्जैक्टली, आपने एग्जैक्ट वर्ड पकड़ा है, और बिल्कुल टेक्निकल वर्ड है कि सिक्योरिटाइजेशन ऑफ द मॉर्गेज जो यहाँ पे चालू हुआ, वो हुआ यहाँ पे सॉलमन ब्रदर्स ने चालू किया। नाउ इसमें एक छोटी सी गोली थी इसमें नीरज जी। आप जब कॉर्पोरेट बॉन्ड बेचते हैं और गवर्नमेंट बॉन्ड बेचते हैं, तो बॉन्ड का एक पीरियड होता है, पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। बिल्कुल। होम मॉर्गेज में क्या होता है कि अगर कस्टमर ने, मान लो बहुत सा, अगर होम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, उन्होंने अगर लोन पे करके बोला मैं खत्म करना है, तो आपने जो बॉन्ड बनाया है उसमें तो सामने वाले को लॉस हो गया ना, क्योंकि उसने मान लीजिए लिया है 10 साल का बॉन्ड या 15 साल का बॉन्ड या 8 साल का बॉन्ड लिया है, वो तो एक पर्टिकुलर फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है। करेक्ट। होम लोन ओनर ने होम लोन पहले प्रीपे कर दिया, तो आपका तो लॉस हो गया, और बॉन्ड वाला जो उसका भी लॉस हो गया। तो एक ये सेंसिटिविटी थी उस समय नीरज जी। क्या होता था यूएस में, जो रेट होते थे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो फिक्स थे। मनी की सप्लाई को गवर्नमेंट वेरी करती थी बेस्ड ऑन द इन्फ्लेशन। 1980s में बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई। उसमें यह हुआ कि पॉल वॉकर साहब थे, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लोट कर दिया और मनी सप्लाई टू द इकोनॉमी को फिक्स कर दिया। ओके। सो उससे क्या हुआ कि आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट करने लगा। उसके पहले होम मॉर्गेज और ये सब सेक्टर में पूरा का पूरा रेट फिक्स होता था। उन्होंने अलाउ कर दिया कि आप जो रेट है इंटरेस्ट को, उसको आप चेंज कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो। नाउ दिस वाज अ बिग बिग बूस्ट फॉर दिस बिजनेस, सॉलमन ब्रदर्स के बिजनेस के लिए। और इसके पहले की कहानी आपको मैं बताता हूं कि वहां पे जब ये मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन का काम चालू हुआ, तो इनका काम ज्यादा चलता नहीं था। इनकी एक टीम थी। तो बिग शॉट मूवी में आप देखिएगा, एक जगह मेंशन हुआ है लुइस रेनारी नाम, जो उसका एक जो वो हीरो है उसमें, वो मेंशन करते हैं कि लुइस रेनारी ने सॉलोमन ब्रदर्स में ये मॉर्गेज सिक्योरिटाइजेशन का काम चालू किया था, करके एक डायलॉग है वहां पे।
तो हम्म, लुइस रेनारी साहब एक इटालियन इमिग्रेंट थे, यूएस में आए थे और सोलमन ब्रदर्स में काम करते थे। मेल रूम से उन्होंने काम चालू किया था, जो डाकिये वाला काम है मेल रूम का, वहां से काम करना चालू किया। उसके बाद वो ट्रेडिंग में आ गए थे। तो हम्म, इन्होंने और इनके बॉस ने मिलके ये मॉर्टगेज का सिक्योरिटाइजेशन वाला काम चालू किया। 1 साल 2 साल तक चलाया, काम ही नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड वाला था। फिक्स वाला था। ओके। तो एक मिनिमम मार्जिन पे काम कर रहे हैं, नया-नया मॉर्टगेज सिक्योरिटाइजेशन का काम था, ज़्यादा किसी को आइडिया नहीं था, कोई लेते नहीं था। पूरे के पूरे पब्लिक किसमें ट्रेड करती थी? वो तो गवर्नमेंट मॉर्टगेज में और कॉर्पोरेट मॉर्टगेज में ट्रेड करती थी। लेकिन हम्म, जब पॉल वॉकर साहब ने रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट मिला दिया, फ्लोट देन मिला वहाँ पे दिया। गेम होने लगा। क्योंकि तब हम्म, बॉन्ड की प्राइसेस इंटरेस्ट रेट के साथ में वेरी करने लगी, क्योंकि आपको पता है जब प्राइसेस आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड के प्राइसेस नीचे जाएंगे। वो जनरली इनवर्स रिलेशनशिप होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और बॉन्ड प्राइसेस में। वो इनको करेक्ट। फायदा होने लगा। और जो 2 साल तक जो वो लिविस रेनारी साहब जो उन्होंने बड़ी सी टीम बनाई थी मॉर्टगेज की, हम्म, उनको ना काम था ना धंधा था, बड़ी सी टीम बना के रख ली थी कि कभी तो धंधा ठीक चलेगा। और उनके लिए विंडफॉल आ गया पॉल वॉकर साहब ने जब रूल चेंज किया इंटरेस्ट रेट का। एंड हम्म, दैट इज हाउ दी होम लोन का जो मॉर्टगेज सिक्योरिटाइजेशन वाला बिजनेस था वो इनका पिक किया। एंड हम्म, एक आपको इसमें जैसे मैं आगे आपको इसमें थोड़े से डेटा भी बताऊंगा कि कैसे 1981 से 86 के बीच में ये धंधा बिल्कुल नीरज जी इतना चला था। जैसे रेनारी साहब की जो टीम थी हम्म, 1983 में, यानी 81 से गेम चालू हुआ, 83 में उनको प्रॉफिट हुआ था $200 मिलियन का, 84 में $175 मिलियन का, बाप। 1985 1985 में $275 मिलियन का। इतना ज्यादा वैल्यू और ट्रांजैक्शन बढ़ गया था होम मॉर्गेज बॉन्ड बिजनेस का। इन्होंने हम्म, सोचा ही नहीं था। एक टाइम तो ये आया नीरज जी की जो होम मॉर्गेज बिजनेस जो बॉन्ड वाला बिजनेस था इनका सोलमन ब्रदर्स का, वो 40% ऑफ रेवेन्यू लाने लगा था धंधे का, हम्म, बिजनेस का। जबकि वहां पे कोई भी जो बिजनेस था वो 10% से ऊपर का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट नहीं करता था, बीट कॉर्पोरेट बॉन्ड, बीट दी गवर्नमेंट गवर्नमेंट। बॉन्ड। तो ये बिल्कुल के बिल्कुल पूरे के पूरे ये हुआ कि फ्रॉम बोलते हैं ना कि यानी जमीन से सीधा आसमान में चढ़ गए। फर्श से अर्श तक। बिल्कुल फर्स्ट से बिल्कुल अर्श तक हो गया। ये 1981 अक्टूबर से ये इनका गेम चालू हुआ था रेट ऑफ इंटरेस्ट। और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाना चालू किया फेड ने, वहां पे फिर हम्म, बिल्कुल गेम हुआ और इनका धंधा अच्छा चला। और ये धंधा इनका बढ़ने लगा एकदम। जो मॉर्टगेज बिजनेस है नीरज जी वो 1977 से 87, क्योंकि देखिए 80 में चेंज हुआ था रूल, रोल। 1977 से 87 के बीच में $13 बिलियन से होम मॉर्टगेज वाला जो बिजनेस था वो 150 बिलियन पे पहुंच गया था, इनका बॉन्ड वाला बिजनेस सोलोमन हम्म, ब्रदर्स का। अच्छा, हम्म, इनके पास में 70-80% मार्केट शेयर, तो आप समझिए कि जब वो धंधा बढ़ रहा था, इनकी मैक्सिमम चांदी बन गेन। गई थी पूरी। इनकी मैक्सिमम चांदी। गेनिंग था क्योंकि हाँ जी। 2008 में यही होम मॉर्गेज का बलून फटा था, जी जो लिटिल बिल्कुल ब्रदर्स होम बिल्कुल लोन। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब वो फटा क्यों? क्योंकि यही सब हो रहा था। इसका स्टार्ट जो मैंने आपको बताया बिग शॉट मूवी में जो लिविस निरानी निरानी अब रेनारी के बारे में बात हुई है, उन्हीं साहब ने चालू किया था। 1-2 साल मेहनत भी की। 77 79 80 में तो कोई धंधा ही नहीं आ रहा था, लेकिन जब चालू हुआ तो उसमें अति ये पहुंची नीरज जी कि उसमें जैसे बताते हैं कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक ट्रेडर था, वो रेनारी साहब के पास में आया, कुछ बकवास कर रहा था, कुछ बात कर रहा था। वो ऑफिस में बैठ के कुछ तो वो ड्रिंकिंग पी रहे थे। वो बंदा बैठा था तो उसने कोट सूट जो पहना था उसकी जेब में डाल के बॉटल डाल के खोल दिया, म- मजे में ऐसे ही। तो उसका चेहरा उतर गया, उसके मुंह पे $400 फेंका, बोला नया सूट ले लेना जा। अच्छा, वहाँ पे एक और एग्जांपल जो दिया है ऑथर ने, बताया कि भैया वहाँ पे हम लोग खाना खाने बैठते थे तो ट्रेनीज को भेजते थे, खाना लेके आओ, बर्गर लेके आओ, पिज्जा लेके आओ। वो लोग एक-एक टाइम पे $400-400 का, ये 1980 1981-82 की बात हो रही है नीरज जी। $400। $400 के $400 के बर्गर और पिज्जा खाते थे एक टाइम पे। बाय गॉड। हाँ जी, ये ये वाला नशा जो बताया ना, पैसा जब आता है तो आदमी के सर पे चढ़ के बोलता है। अगर इसको आपको यस, पिक्चर में देखना है तो आप वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट देखो, यस, उसमें बिल्कुल, दिखाया कि बिल्कुल। पैसा कैसे सर पे चढ़ता है आपके। जी, वो गजब जी, की जी, फिल्म है। जी। और नीरज जी एक इस टाइम पे एक और डेवलपमेंट हुई। क्या हुआ कि यहाँ का धंधा देख के दूसरे जो गोल्डमैन सैक्स हुआ, मेरिल लिंच हुआ और जितने भी हाउसेस थे, लीमैन, ये सब जितने थे, उन्होंने भी यहाँ के लोगों को पोच करना चालू किया। अब आप मनी का जलवा देखिए, जैसे एक एग्जांपल इसमें दिया हुआ है। हम्म, यहाँ पे एंडी स्टोन नाम का एक बंदा होता था सोलोमन ब्रदर्स में। हम्म, $70 मिलियन का मोटा मोटा बिजनेस किया था उसने, और उसको आई थिंक वो $4-5 लाख इस टाइप की सैलरी वैलरी मिलती थी।
1980 के टाइम की $4-5 लाख की सैलरी, सोचिए बहुत मोटी सैलरी होती है। $5,000-6,000 बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती है पर मंथ यूएस में, यानी $60,000 इज अ गुड सैलरी। वहां पे इन लोगों को जनरली $4-5 लाख की मिलती थी सैलरी। जब वो एंडी स्टोन की मैं जब आपका कहानी बता रहा हूं, उसको मेरिल लिंच ने डबल सैलरी ऑफर की, आप आ जाइए हमारे यहाँ। भाई ने मना कर दिया। हाँ जी, क्योंकि उसको जाना नहीं था। सॉल्मन ब्रदर्स में फुल मस्ती है, याशी चल रही है, मजा आ रहा है। तो फिर मेरिल लिंच ने फिर बोला आपको क्या चाहिए बताइए। तो उन्होंने बोला यार 4 गुना कर दो तो आ जाऊंगा। उनको पता था 4 गुना तो ऑफर करेगा नहीं। मेरिल लिंच ने बोला चलो दिए, आ जाओ अब। हाँ, अच्छा ये उस पैसे अंधा चलना एकदम। एग्जैक्टली बट कहानी तो नीरज जी उसके बाद की है। हम्म, डबल 4 गुना सैलरी में तैयार हो गया मेरिल लिंच। यहाँ पे जो इनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, जॉन गुडफ्रेंड करके नाम होते थे, उन्होंने बोला हम्म, कि यार कहाँ जाएगा, चल 80% ऑफ व्हाट मेरिल लिंच इज ऑफरिंग तू ले और यहीं रुक जा। तो यानी 4 गुना नहीं मिला लेकिन 3.2 टाइम्स मिल गया। वो वापस रुक गए, वो रुक गए। रुक गए। हाँ जी। यहाँ इधर तो ज्यादा मस्ती है। जी जी, यहाँ ज्यादा मस्ती है, फुल जलवा चल रहा था ये। तो हम्म, और कंपटीशन लेकिन बढ़ने लगा था और इन लोगों का धंधा थोड़ा सा नीचे जाना चालू हो गया। इन द सेंस की ग्रोथ कम हो गई, क्योंकि कंपटीशन, लोग यहाँ से लोग जाने उनको लगे। पिक करने लगे, यहाँ से जाने लगे। और थोड़ा वहां पे इंटरेस्ट वो यानी एक मतलब से कंपटीशन चालू हो गया। तो जैसे अपने जाते हैं अगले चैप्टर में, हम जाते हैं तो सोलोमन डाइट करके जो चैप्टर है, हम्म, तो उसमें इसमें नीरज जी एक लैरी फिंक करके साहब होते हैं, ब्लैक रॉक के चेयरमैन होते हैं, अभी सीईओ होते हैं, हम्म, लैरी हम्म, फिंक। हम्म, वो उस समय फर्स्ट बॉस्टन नाम की कंपनी जो थी, इन्वेस्टमेंट हम्म, बैंकिंग फर्म, उसमें काम करते थे। तो उन्होंने कोलैटराइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन करके चालू किया। ये तो ओके। इन्होंने होम लोन वाला जो था मॉर्गेज जो बॉन्ड था, इन्होंने चालू किया था सोलमन ब्रदर्स ने। उन्होंने कोलैटराइज्ड मॉर्गेज ऑब्लिगेशन सीएमओ, जो कहानी हम्म, आपने बताई 2008 में जो चल रही थी कहानी, वो वाला हम्म, इन्होंने चालू किया। डिफरेंस क्या होता था कि यहाँ पे पूरे के पूरे जो मॉर्गेज होते थे, लोन होते, पूरे को लेकर के एक ट्रस्ट में बैठा दिया जाता था और ट्रस्ट से पैसा जाता था हम्म, लोगों को, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये उन्होंने चालू किया। जब ये होने लगा तो कंपटीशन भी बढ़ने लगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होने लगी, लोग इनके पोच होने लगे, सब जाने लगे। और इसी बीच में एक और डेवलपमेंट हुई थी कि इनके यहाँ का एक ट्रेडर था, वो चला गया था मेरिल लिंच में, हम्म, सोलन ब्रदर से। उसने वहां पे एक इनोवेशन किया। अब जो मॉर्गेज होता था उसमें सोचिए इनोवेशन ये होने लगा कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, दो पार्ट होते हैं ना, एक प्रिंसिपल पार्ट, एक इंटरेस्ट पार्ट। ये हम्म, कंपनीज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैंक जो इन्वेस्टमेंट जो बैंक्स थे, वो मॉर्गेज को डिवाइड करने लगे इनोवेशन के लिए। हम्म, प्रिंसिपल पार्ट को अलग बेचने लगे, इंटरेस्ट पार्ट को अलग बेचने लगे। सोचिए इनोवेशन। हम्म, और जब ये इनोवेशन हुआ तो वो यहां से गए थे सोलमन ब्रदर्स से, मेरे लिंच में उन्होंने किया, उन्होंने $500 मिलियन का इंटरेस्ट और वो जो पेमेंट वाला, जो इंटरेस्ट वाला और प्रिंसिपल वाला किया हम्म, मेरे लिंच में, और बेचा। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि उनका इंटरेस्ट पोर्शन वाला तो बिक गया था, प्रिंसिपल वाला पोर्शन उन्होंने नहीं बेचा कि चलो प्रॉफिट कमाऊंगा रखूंगा। हम्म, उन्होंने, ये रूल होता था कि आप कुछ भी नया इनोवेशन कर रहे हैं तो आपको फाइल करना पड़ता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से। हम्म, उन्होंने जब फाइल किया तो सोलोमन ब्रदर्स को पता चला कि यार उन्होंने एक नया इनोवेशन किया है, उन्होंने इंटरेस्ट ओनली प्रिंसिपल ओनली वाला डील किया है, हम भी करते हैं। इन्होंने भी वही वाली डील की। अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, उसके बाद में बॉन्ड मार्केट क्रैश कर गया और ये बेचने जा रहे हैं माल, माल कोई बिक ही नहीं रहा है, इनकी हम्म, हालत खराब। क्योंकि दोनों ने $250 और $500 के एक्सपोजर ले रखे थे। 250 का तो माल आपने बेच दिया, 250 बच गया है। उस समय एक बड़ा झटका पड़ा इन लोगों को। और सोलोमन ब्रदर्स को भी बहुत मोटा लॉस हुआ था उस वाले बिजनेस में। इसके चलते जो फाइनेंशियल स्ट्रेन, आप देखिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस में ये है कि जब तक आपका धंधा चल रहा है पैसे बहुत मिलते हैं, नहीं हम्म, हुआ तो फिर आपकी नौकरी जाती है। तो उसमें पावर स्ट्रगल में और बिकॉज ऑफ द लॉसेस, वो जो लुइस रेनारी साहब थे, उनकी हम्म, नौकरी से उनको इन्हें हाथ धोना पड़ा, उनको नौकरी से निकाल दिया गया, उनकी सैकिंग हो गई। जब उनकी सैकिंग हुई तो उनकी पूरी की टीम की सैकिंग हुई। हम्म, तो पूरे के पूरे ना 100 हजारों लोगों की उस समय नौकरी पूरी की पूरी निकली हुई थी। अब हम्म, उस समय क्या हुआ, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, एक जो है फ्रॉम गीक टू मैन। इसमें अपने जो हम्म, माइकल लुइस साहब हैं, इनको ट्रांसफर कर दिया गया लंदन ऑफिस में।
तो लंदन ऑफिस में बेसिकली क्या हुआ, ये गीक टू मैन इसलिए बोला गया है कि ये छोटे-मोटे ट्रेडर होते थे। जब लंदन ऑफिस में गए तो सीनियर ट्रेडर बन के वहाँ पे बिज़नेस करने लगे। और वहाँ पे इनको 2-3 लोग मिले, तो 2-3 लोगों की इन्होंने स्टोरी भी बताई है जो उनके क्लोज़ फ्रेंड बन गए थे। जैसे एक अलेक्जेंडर नाम का एक बंदा था, एक डैश रिप्रॉक है, उन्होंने नाम नहीं बताया बंदे का, लेकिन डैश रिप्रॉक करके। तो अलेक्जेंडर के बारे में बताया इन्होंने, बहुत ही शार्प ट्रेडर था और उन दोनों से उन्होंने बहुत सीखा। बोले कि एक एग्ज़ाम्पल जैसे उन्होंने दिया कि जैसे वहाँ पे एक चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ था, आपको याद होगा, जो रशिया में न्यूक्लियर प्लांट वाला। यस। तो बोले कि जब चेरनोबिल का डिज़ास्टर हुआ था, तो अलेक्जेंडर जो था वो कितना कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग और कितना लॉन्ग टर्म थिंकिंग वाला बंदा था, ट्रेडर था वो। बोला जब उसे खबर आई कि चेरनोबिल डिज़ास्टर हुआ, इनके फ्लैश करने लगता है इनके स्क्रीन पे डेटा इन्फॉर्मेशन। बोले भाई ने 2 टैंकर बुक कर दिए ऑयल के। वो कमोडिटीज़ में खेलने लगा चला। यानी ट्रेडर है, किसी भी चीज़ में ट्रेड करते हैं ये। कमोडिटीज़ उन्होंने वो बुक कर दी कि यार अगर जब डिज़ास्टर हुआ है तो लोग फोकस करेंगे ऑन दी फ्यूल ऑयल। उसने वो कर दिया, उसमें ज़बरदस्त पैसे कमाए। अच्छा, जब उसे पता चला कि भाई रशिया में पोटैटो बहुत बिकता है, चेर्नोबिल हुआ है, इसका मतलब रेडिएशन, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है वो फैलेंगे, तो वहाँ पे पोटैटो की फसल खराब होगी। तो जो ऑथर हैं उनको उसने फ़ोन पे, ज़्यादा बात नहीं करते थे, बहुत बिज़ी होते हैं ये लोग सब, एक के बाद डील करते थे। उसने बोला आलू खरीदो, आलू खरीदो। मतलब बाय बाय पोटैटो, बाय पोटैटो। तो ये बोल रहे हैं यार ये पागल हो गया है क्या, बाय पोटैटो बोल रहा है। बोला तब तक उसने खरीद के बेच भी दिया, खरीद भी कर दिया, ट्रेडिंग कर दी। जब डील हो गई तो उसको बताया कि यार तेरे को पोटैटो खरीद इसलिए बोला था मैंने कि उसकी रेट स्पाइक करेगी। स्पाइक करके उसके बाद क्या खरीदोगे तुम? तो इनका बोलना था कि ऐसे बहुत सारे इनको जो वहाँ पे मिले लोग, जिसके जिससे इनकी लर्निंग बहुत हुई थी बिज़नेस के बारे में कि हाउ अ ट्रेडर थिंक्स, हाउ ही ऑपरेट्स, किस लेवल पे थिंकिंग चलती है। और तभी वो उनको जो सैलरी मिलती है नीरज जी, उनको पैसे जो मिलते हैं परफॉर्मेंस पे, इसीलिए मिलते हैं। नाउ एक अगला चैप्टर इन्होंने इस बुक में एक और मेंशन किया, आर्ट ऑफ वॉर में। इन्होंने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलप किया था अलेक्जेंडर के साथ में, जिसकी कहानी बताई मैंने उसके साथ में। इनके एक दूसरी टीम का मैनेजर था, उसके साथ इन्होंने कुछ लीगल के लिए उसके साथ भी टाई अप किया कि भाई आपको इस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज है, लीगल का, रूल्स रेगुलेशन का, तो हम आपके साथ डील करते हैं। उस बंदे ने डेढ़ होशियार निकला और ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिज़नेस में बहुत चलता है। इनका जो प्रोडक्ट था बड़ा सक्सेसफुल रहा मार्केट में, बॉन्ड वाला। हेडक्वार्टर में जाके पूरा क्रेडिट ले लिया दूसरे भाई साहब ने। अलेक्जेंडर और माइकल लुईस को कुछ क्रेडिट नहीं मिला, दूसरे ने क्रेडिट ले लिया। तो इन्होंने क्या किया, आर्ट ऑफ वॉर जो किताब का इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने सुन त्जू जो होते हैं चाइना के बड़े ग्रेट जनरल, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर, बड़ी फेमस बुक है वो, दो यानी जितने हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा ये बुक जरूर पढ़िएगा, मिलिट्री स्ट्रेटजी पे है। तो उसमें ये बोला गया है नीरज जी, जो हेडलाइन पे वहां लिखा भी हुआ है कि द बिगेस्ट विक्ट्री इज की व्हेन यू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। आप दुश्मन से लड़ाई ही मत करिए और उसको सबड्यू कर दीजिए, दैट इज द बिगेस्ट विक्ट्री, क्योंकि इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, किसी का पैसा वेस्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। तो इन्होंने क्या किया, एक और दूसरा प्रोडक्ट बनाया और उस बंदे को इन्वॉल्व ही नहीं किया और अपना ये प्रोडक्ट बेच दिया और सक्सेसफुल हो गए बिल्कुल। तो वो बंदा बड़ा गुस्से में है कि यार तुमने मेरे को बताया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो जब उसने इनको डांटा कि तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा मैं, तुमने मेरे को क्यों नहीं बताया, ये नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, वहां पे एक सिंडिकेट मैनेजर करके होता है बंदा, जो फ्लोर का इंचार्ज होता है। ये गए उसको बोल दिया कि मुझे धमकी दे रहा है वो, क्योंकि अब इनके पास में पॉइंट था कि मैं तुमको नौकरी से निकाल दूंगा और तुमने अपने प्रोडक्ट के बारे में मेरे को क्यों नहीं बताया, ही इज नॉट ऑथराइज्ड टू टेल यू। और उसको धमकी दी तुमको नौकरी से निकालूंगा। ये गए उन्होंने सिंडिकेट मैनेजर को बता दिया। अब सिंडिकेट मैनेजर की किसी कारण से वो दूसरे वाले बंदे के साथ में थोड़ी सी तनातनी चलती थी। उन्होंने उसका बोनस रुकवा दिया, उसका प्रमोशन रुकवा दिया। तो आर्ट ऑफ वॉर ये हुआ कि उसने उसको डायरेक्टली कुछ नहीं किया, उसने घुमा करके उधर से मारा कि वो अपने आप ही सबड्यू हो गया, उसको बोनस और प्रमोशन नहीं मिला तो नौकरी छोड़ के चला गया। तो अब फाइनेंशियल वर्ल्ड में आर्ट ऑफ वॉर इतनी भयानक तरीके से यूज होता है, ये हम बिल्कुल सब जानते हैं, नाम नहीं ले सकते, बट आर्ट ऑफ वॉर का सही इस्तेमाल तो बिजनेस वर्ल्ड में होता है। बिल्कुल बिजनेस वर्ल्ड में होता है, कैसे इसलिए किसी को खत्म करना है वो हम लोगों को बिल्कुल। पता है। तो अपने नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं नीरज जी, अपना हाउ कैन वी मेक यू हैप्पियर। तो इसमें हम्म, एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ था नीरज जी। इस टाइम पे एक जंक बॉन्ड करके आया था, एक बंदा होता था माइकल मिल्कन नाम का, वो ड्रेक्सल बर्नहम करके एक कंपनी होती थी, वो भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म थी। उन्होंने एक नया प्रोडक्ट इजाद किया था, जंक बॉन्ड। नाउ हम्म, जंक बॉन्ड की कहानी क्या होती है कि जितने भी बिल्कुल फॉलेन एंजल्स जिनको कंपनी को बोलते हैं, जो कंपनी नीचे चली गई है या छोटी कंपनी जिनको कोई भाव नहीं दे रहा है, उनके बॉन्ड पे ऊंचे पैसे मिलते हैं।
रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है क्योंकि उनको कोई खरीदता ही नहीं है। लेकिन अगर आप उनको ट्रेड करो ढंग से और आपको इनसाइड इन्फॉर्मेशन है कि भाई कंपनी तो अच्छा कर रही है, डिफॉल्ट नहीं करेगी, देन यू कैन मेक अ किलिंग। हमने एक बुक भी आपके साथ रिव्यू किया है, आई थिंक वो आप बाद में शेयर करेंगे, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें हावर्ड मोस्ट। मार्क्स साहब थे। उन्होंने पैसे बनाए थे, मेजर बनाए थे 1980s 1990s में जंक बॉन्ड पे। जंग उस समय बॉन्ड। कोई भाव ही नहीं देता था, तो इन्होंने जंक बॉन्ड करके जो चालू किया था माइकल मिल्कन साहब ने, वो ड्रेक्सल बर्नहम के। इसमें ऑथर ने ये बोला है कि यार आइडियली तो सोलोमन ब्रदर्स वाज द जेम्स बॉन्ड ऑफ बॉन्ड बिजनेस, हम तो राजा थे बॉन्ड बिजनेस के। आइडियली हमको चालू करना चाहिए था जंग बॉन्ड का बिजनेस, लेकिन हमने उसमें कभी ध्यान ही नहीं दिया, हमने इनोवेशन ही नहीं किया। वी वर ह्यूब्रिस आ जाता है ना कि हम तो बड़े हो गए, चौधरी हो गए, हमें क्या पढ़ना है, हमें कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने चालू किया और इतना मोटा धंधा बनाया नीरज जी उसका जो जंग बॉन्ड का, कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1981 में $900 मिलियन का जंग बॉन्ड का बिजनेस था। 1985 में $8.5 बिलियन का, 1987 में $12 बिलियन का हो गया था जंग बॉन्ड। इसका जिक्र बिग शॉट में भी है, बिल्कुल है, जंग बिल्कुल है। बॉन्ड वो पूरी की पूरी कहानी आती है। हाँ, बिल्कुल, माइक मिल्कन का भी नाम है ये वो बिग शॉट में, और जंक वाला। बॉन्ड का उसमें मेंशन हुआ है कि कैसे ये जंक बॉन्डों को मिला-मिला करके बेचा गया। जो उल्टी-सीधी, छोटी-मोटी, टुट्टी-पुंजी जो कंपनियाँ होती हैं, जो सी ग्रेड, डी ग्रेड वाली कंपनियाँ होती हैं, उनके बॉन्ड लेकर के कैसे खेला जाए। अगर आपके पास में सही इन्फॉर्मेशन है कि कंपनी सही चलेगी, आप बहुत पैसे कमा सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन इज़ द की देयर। तो इसका जो अच्छा, वो जो माइक मिल्कन साहब मैंने आपको बताया, उन्होंने इस धंधे को किया, बहुत मोटे पैसे कमाए, और सोलोमन ब्रदर्स उसमें पीछे रह गया। अच्छा, उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। जो सोलोमन ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनकी पास्ट में लड़ाई हुई थी माइकल मिल्कन साहब से, क्योंकि वो जूनियर थे। तो यहाँ जब इनसे मिलने आए थे सोलोमन ब्रदर्स में वो, तो सोलोमन ब्रदर्स के एमडी ने उनसे मिलने को मना कर दिया, बात करने को मना कर दिया कि वो तो जूनियर, इससे क्या मैं बात करूंगा। तना-तनी हो गई, बाता-बाती हो गई। मिल्कन साहब को सिक्योरिटी वालों ने ड्रैग करके बाहर निकाला सोलोमन ब्रदर्स के ऑफिस से। तो वो खुंदक तो उनको दिमाग में थी। जब जंग बॉन्ड आया नीरज जी, तो उन्होंने क्या किया, 2-3 और ऑपरेटर्स को, उन लोगों को पकड़ा और सोलोमन ब्रदर्स के ऊपर में टेक ओवर बिड मार दिया, जंग बॉन्ड को यूज करके पैसे निकाल करके। अच्छा, बिड किसने मिला, जो बिड किसने मारा, जो रेवलॉन लिपस्टिक वाली कंपनी जो होती है ना, फैशन वाली कंपनी, उसको साथ में लेकर के बिड मारा। अब अल्टीमेटली इन्होंने बिट तो थॉट कर दिया, कुछ नहीं हो पाया उसमें, लेकिन उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, जो कि हम अभी भी रिलेट करेंगे। इनको ज़रूरत पड़ी सोलोमन ब्रदर्स को $500 मिलियन की, उस बिड को हटाने के लिए, अपने शेयर को रिपर्चेज़ करने के लिए। पैसे थे नहीं उस समय, कहाँ से लिया जाए? पूरे के पूरे गए ओरेकल ऑफ ओमाहा के पास में। तो आप सोचिए, ये 1985, 86, 81, 82 वाली बात चल रही है। बुफे के उन्होंने पास गए। बिल्कुल वॉरेन बफेट के पास गए हैं, वो लास्ट रिसॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसॉर्ट। उन्होंने हाँ। वहां पे दिए $500 मिलियन। नीरज जी, आप बिलीव भी नहीं करेंगे, मैं आपको बताऊंगा तो, 9% कूपन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। 9% पे। जी हाँ, विद दी कंडीशन कि जब मैं चाहूं मैं इसको शेयर में कन्वर्ट कर लूंगा। सोलोमन ब्रदर्स का उस समय स्टॉक आई थिंक $17-18 का आ गया था। मैं जब कन्वर्ट करना होगा मैं कर लूंगा। उन्होंने परमिशन लिया, अपना ऑथर उसमें वो लिया था, ऑफर लिया हुआ था। और बाद में जो 16, 17, $18 का जो शेयर होता था सोलोमन ब्रदर्स का, वो 1 से 1.5 साल के अंदर में $26-30 पे पहुंच गया था। तो आप सोचिए कि 9% तो कूपन रेट मिल रहा है उसको, बॉन्ड को अगर वो शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो कितने पैसे बने होंगे। इसमें नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे पैसे बनाए होंगे। जो सेम चीज 2008 में सिटी बैंक को लोन दे के, और भी कई सब कंपनियों को उन्होंने लोन दिया था 8-8, 10-10% पे। हाँ। तो परफॉर्मेंस तो आएगा ना नीरज जी, उनके करेक्ट। फंड का। या तो ये बेसिकली ये कहानी इसके बारे में उन्होंने बताया। नाउ कमिंग टू द लास्ट चैप्टर, व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू रिच पीपल, ये लास्ट चैप्टर है इस बुक का। तो इसमें सोलन ब्रदर्स भी थोड़े से अपना, यानी बिजनेस अच्छा था, तो मोटे ये भी चल रहे थे। इन्होंने क्या किया, एक कंपनी होती थी 7-Eleven। तो 7-Eleven का जो उसका एक एक्विजिशन होना था, तो एक कंपनी एक्वायर कर रही थी, तो इन्होंने उसको ब्रिज लोन फाइनेंस किया हुआ था सोलोमन ब्रदर्स ने और गोल्डमैन सैक्स ने। इन्होंने जंग बॉन्ड इशू किया और उस एक्विजिशन को फाइनेंस किया, क्योंकि उस समय यूएस में बहुत मोटा चल रहा था लेवरेज्ड, जिसको बाय आउट बोलते थे, कि जंग बॉन्ड इशू करो और आपके पास पैसे हो ना हो, जो कंपनी आप एक्वायर कर रहे हो उसके बेसिस पे आप पैसे लेकर के उसको एक्वायर करते थे। तो इन्होंने भी किया वो काम।
अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो बॉन्ड मार्केट में बिके ही नहीं, जो इन्होंने इश्यू किए थे 7-Eleven स्टोर के लिए, और हुँ, ये बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत इश्यू हुआ था, और उसके बाद में मार्केट क्रैश कर गया था। हुँ, अच्छा, उस बीच में एक और गंदगी, जो गलती हो गई थी, नॉट गंदगी बट गलती जो सोनम वरदास से हुई थी कि मार्केट थोड़ा खराब चल रहा था, तो इन्होंने क्या किया था, बॉन्ड वाले जब बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा था, तो इन्होंने बॉन्ड के ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा फायर किया था, निकाल दिया था, हुँ, और इक्विटीज़ वाली टीम पूरी रह गई थी, क्योंकि इक्विटीज़ तो ठीक-ठाक चल रही थी, बॉन्ड के लोगों को पूरा निकाल दिया। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि इन्होंने जब बॉन्ड बेचने आए, तो उस समय इक्विटीज़ मार्केट क्रैश कर गया पूरा। हुँ, अब आप ये सिचुएशन देखिए कि जब इक्विटीज़ मार्केट क्रैश किया तो बॉन्ड ऊपर जाने लगे, लेकिन ये बॉन्ड के ट्रेडर और बॉन्ड की टीम को मोटा-मोटी खाली कर चुके थे सोलमन ब्रदर्स। हुँ, इक्विटीज़ की टीम पूरी बैठी हुई है और वो मार्केट क्रैश कर गया है। करेक्ट। तो उस क्रैश में क्या हुआ, जंक बॉन्ड मार्केट मोटा-मोटी खत्म हो गया, और हुँ, इन्होंने लोन उठा के रखे थे, बॉन्ड मार्केट टीम को खत्म कर दिया था। तो आप ये देखिए, वो बोलते हैं ना कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े, जो एक हिंदी में अपने यहाँ कहावत होती है कि आपने बॉन्ड टीम खत्म की, आपका पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश कर दिया, जंक बॉन्ड बॉन्ड क्रैश हो गया, और जो बॉन्ड मार्केट ऊपर जा रहा है, उसकी टीम ही नहीं है आपके पास में। ओह! तो ये बड़ा मोटा इनके ऊपर चपत पड़ा था इनको, और उसमें हुँ, फिर सोलमन ब्रदर्स जो है, बहुत उनको बहुत ही प्रॉब्लम हुई थी। ऑथर को उस बीच में, फिर ऑथर का ये भी हुआ था कि जो माइकल लेविस साहब है, उन्होंने नौकरी छोड़ने का मन बना लिया था, तो वो निकल गए थे वहाँ से, सोलमन ब्रदर्स से। बट ये लास्ट चैप्टर उन्होंने बताया कि भाई ये सब टर्मॉइल हुआ, डेवलपमेंट हुआ था, उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं था, तो मैं निकल गया था। मेरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ये सब बिज़नेस में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, मैं निकल हुँ, गया था। ऑल्दो उसके बाद उन्होंने ये भी लिखा है बुक में कि वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन नहीं था, क्योंकि यहाँ कम से कम अच्छे पैसे बन रहे थे और मैं सीनियर हो गया था, तो यहाँ पे मेरे को भाव भी मिल रहा था। लेकिन हुँ, बोला कि मेरा मन खत्म हो गया था, मन खत्म ये हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ से निकल गया। तो ये बेसिकली इन्होंने इस बुक में जो कल्चर होता है, जो ग्रीड, जो मोरल जो वहाँ के होते हैं, कोई मोरल नहीं होता इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, उसके बारे हुँ, में बात की है। ईगो, हुँ, लॉयल्टी, आप देखिए कि जो राजरी साहब की बात हुई, जिन्होंने एक टाइम पे मोटा बिज़नेस बना करके दिया सोलोमन ब्रदर्स को, हुँ, उनको निकाल दिया गया एक बार लॉस हुआ तो। तो वहाँ पे कोई रिलेशनशिप, कोई मोरालिटी, कोई रिलेशनशिप कुछ नहीं है। इन्वेस्टमेंट हुँ। बैंकिंग बिज़नेस बिल्कुल रूथलेस और कटथ्रोट बिज़नेस है। सो दिस इज़ द मोटा-मोटी स्टोरी ऑफ लार्स ब्रोकर। सो ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है और उसमें जो सेल्स है, ये बहुत ही ब्रूटल बिज़नेस है यस। और सेल्समैन की परिभाषा मेरे हिसाब से ये है कि जो अश्वत्थामा को लाइफ इंश्योरेंस बेच दे, हाँ, वही है यस, कि यस, अश्वत्थामा यस। अमर है बिल्कुल, और आप उनको लाइफ बिल्कुल, इंश्योरेंस चिपका दो, तो ही आप बिल्कुल। अच्छे सेल्समैन हो, बॉन्ड वाले ऐसे ही होते हैं। कि मतलब ये जंक और बॉन्ड, सिक्योरिटाइज़ेशन, प्रिंसिपल अलग बेचूँगा, इंटरेस्ट अलग बेचूँगा मतलब यस। क्या-क्या गज़ब करते हैं ये लोग। नीरज जी, आप याद करिए, फाइनेंशियल यूफोरिया बुक में हम बार-बार उनकी मेंशन करते हैं। जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब ने क्या बोला हुआ है कि जब भी कोई फाइनेंशियल इनोवेशन हो, याद रखना, यू हैव टू गो अराउंड दैट कार्ट एंड एनालाइज़ इट वेरी क्रिटिकली, क्योंकि जब भी इनोवेशन होता है, उसके बाद क्रैश आना लाज़मी है, क्योंकि कुछ ना कुछ गोची होती है, क्योंकि इनोवेशन कुछ होता नहीं है। वो नए-नए प्रोडक्ट को नए-नए नाम से बेचते हैं, और वही यूफोरिया बनता है और बबल बनता है। ये उन्होंने उस किताब में कहा हुआ था। ये एकदम सच बात है कि जब भी कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट आए समझ जाओ कि कुछ इधर से उधर का जोड़-जाड़ के कुछ बनाया गया है और इधर कुछ खेल होगा। तो वेरी 2008 का क्लियर नीरज जी, 2008 का 2000 लीजिए, वो जो वो इनके टाइम पे मॉर्गेज था, वो सीडीओ बन के आ गया, वही सीएमओ था, वो सीडीओ आ गया। मतलब उस समय तो किसी को भी देख के लगेगा कि यार ये कभी फट सकता है। कभी फट कि आप सकता है, जी हाँ। क्योंकि उसकी जो सबसे वीक कड़ी थी जो बोरोवर है, आप ऐसे आदमी को लोन दे रहे हो जो लोन वर्दी नहीं है, उसका सिबिल नहीं है, स्कोर है ही यस, नहीं है, आप उसको लोन यस, दे रहे हो। यस, उसने रोका एक ईएमआई तो पता लगा पूरा ताश के पत्ते की तरह गिर गया लेकिन वो यस, भी और रेटिंग ट्रिपल ए की, और रेटिंग ट्रिपल ए की। रेटिंग ट्रिपल ए की। वो बिग शॉट में रेटिंग एजेंसी की एक यस, मैडम बिल्कुल। आती हैं कि हम हम नहीं देंगे तो बगल वाला दे हम देगा। नहीं देंगे तो कोई और दे देगा। मतलब ये लॉजिक इतना गजब है कि भैया हम जी, नहीं करेंगे तो कोई और दे देगा। रेटिंग एजेंसी 4 है, कहीं भी ले लो जाके। तो इसलिए हम यस, क्यों ना दे दें फिर हम ही दे देते हैं। तो दैट्स रियली रियली वेरी इंटरेस्टिंग। तो कुल मिला के ये लायर्स पोकर ये बताता है कि ट्रेडर्स की मानसिकता क्या है और ये जी धंधा हाँ, चलता कैसे है। जी हाँ, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल। बैंकिंग क्या गजब खेल होते हैं वहाँ पे। तो इससे ये सबक मिलता है कि बी वेरी वेरी केयरफुल। एक्सट्रीमली यूफोरिया केयरफुल। तो मतलब लेकिन फिर वही बात आती है, शॉर्ट मेमोरी है,
होते जी हाँ, रहेंगे, होते हम भूल रहेंगे। जाएँगे, यस, यस, यस। है ना? तो लाइफ वो इज़ सो देखिए, सर्कल। वो लास्ट पेज है वो जॉन केनेथ गैल्ब्रेथ साहब की किताब का, मैंने अपने वो हुँ, बिल्कुल लैपटॉप पे रखा हुआ है सामने देखने के कि हुँ। भैया ये वो यूफ़ोरिया होगा, क्रैश होगा और ये होता रहेगा, होता रहा है, अभी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, उसको आप नहीं छोड़ सकते। यस, तो चलती ट्रेन में चढ़ने का और चलती ट्रेन से उतर जाने का। उतरना बहुत इम्पोर्टेंट है नीरज जी, आपने बहुत बड़ी बात बोली, उतरने ये का स्टेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, रुक गई ट्रेन तो फिर तो उतरने का कोई मतलब नहीं, फिर तो खड़ी ना, रहेगी इसलिए आप मिलेगा ही नहीं, उतर नहीं पाएँगे फिर। ये है इंटरेस्टिंग कहानी आज की। तो आई होप कि लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये अच्छा है कि हम सब रियलिस्टिक कहानियों पे ही जो किताबें लिखी गई और जिन्होंने लिखी वो खुद उसके गवाह है, खिलाड़ी। एक्सपीरियंस किया है, उसके पार्ट रहे हैं तो या उसके ऑब्जर्वर रहे हैं, तो यस, इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी। ह्यूमन हिस्ट्री को ही समझने के लिए बहुत जरूरी कि आप किताबें पढ़ें। तो टीएनएस लाइब्रेरी की हमेशा कोशिश रहती है कि आप वो बहुत कम समय में, देखिए हमने 40 मिनट में एक बेहद शानदार किताब आपको समझा दी। खरीदिए और पढ़िए भी क्योंकि पढ़ने में भी और मज़ा आएगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया रज़ा साहब, मज़ा आ गई। अब हम लोग अगले हफ्ते या अगले 15 दिन में फिर एक और नई किताब लेके आएँगे। ऐसी धांसू किताब होगी। थैंक यू सो मच। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसको हम लोग और ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी समय बाद हमको लगता है एक आध हम लोग फ़िक्शन मिलेंगे जो बहुत मज़ेदार फ़िक्शन हो, जो आप जिससे आप रिलेट करें। लेकिन वो बाद की कहानी है। अभी तो फिलहाल फैक्ट वाली पे रहेंगे। थैंक यू सो मच।